से खूबसूरत दिखता है, लेकिन उस दिन वो मौत का सागर बन चुका था। एस्ट्रा वॉयज नाम का यात्री जहाज तूफान में फंस गया था। बिजली की चमक, गरजती लहरें और डेक पर भागते लोग, हर तरफ अफरा तफरी थी। जहाज का अगला हिस्सा चट्टानों से टकराया और सेकंडों में नीचे से पानी भरने लगा। 157 लोग किसी तरह लाइफ बोट्स में कूदे। कुछ ने लकड़ी के टुकड़े पकड़ लिए, कुछ लहरों के सहारे बह गए। रात भर तूफान चला और सुबह जब सूरज निकला, तब समुद्र में तैरते लोग एक अनजान द्वीप के किनारे तक पहुंच चुके थे। रेत पर गिरते ही सबकी सांसें फूल रही थीं, कपड़े भीगे, चेहरों पर थकान और आंखों में सवाल, अब क्या होगा? इन्हीं 157 में से 4 लोग जल्द ही इस पूरे समूह की रीढ़ बनने वाले थे। अर्जुन 35 साल का, शांत और सोच समझकर फैसले लेने वाला, जिसने कई साल नेवी में बिताए थे। रमेश 40 साल का, मजबूत कदकाठी वाला, खेती और लकड़ी के काम में माहिर। सलीम 28 साल का, खुश मिजाज लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला, चीजों को रिपेयर करने में उस्ताद। विक्रम 32 साल का, डॉक्टर, जिसने मेडिकल का सामान जहाज से बचाकर लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अर्जुन ने सबसे पहले सबको एक जगह इकट्ठा किया। उसकी आवाज में थकान नहीं बल्कि भरोसा था। हम सब जिंदा हैं और जब तक साथ हैं हम जिएंगे। उस दिन का पहला काम था सभी को पीने का पानी और सुरक्षित जगह मिलना। रमेश ने कुछ लोगों के साथ मिलकर ताड़ के पेड़ों के नीचे छाया वाली जगह साफ की। सलीम और उसके साथी टूटे लाइफ बोट के हिस्सों और बहकर आए लकड़ी के तख्तों को इकट्ठा करने लगे। दोपहर तक एक अस्थायी शरण स्थल बन चुका था। लकड़ी का ढांचा, ऊपर पत्तों की छत और किनारों पर पत्थरों की दीवार। विक्रम ने समुद्र किनारे बैठकर सभी को चेक किया। किसे चोट लगी है, किसे बुखार है, किसके पैरों में कट हैं। शाम को सभी ने समुद्र में पकड़ी गई कुछ मछलियां आग पर सेंकी। आग जिसे बनाने में घंटों लग गए थे, लेकिन जब पहली लौ जली तो पूरे समूह में एक अजीब सी उम्मीद फैल गई। अगले दिन असली चुनौती शुरू हुई, खाना और पानी का इंतजाम। अर्जुन ने समूह को 3 हिस्सों में बांटा। पानी और खाने की खोज के लिए, रहने की जगह को मजबूत करने के लिए, लकड़ी, रस्सी और औजार इकट्ठा करने के लिए। एक टीम को जंगल में जाते समय पेड़ों पर कुछ लाल रंग के फल दिखे। भूख के कारण 2-3 लोगों ने तुरंत तोड़कर खा लिए। शुरुआत में स्वाद मीठा था, लेकिन आधे घंटे में ही उनके पेट में तेज दर्द होने लगा। चेहरे पीले पड़ गए। विक्रम ने तुरंत सबको साफ पानी पिलाया, उल्टी करवाई और जड़ी बूटी के पत्ते चबाकर दवा दी। उस दिन से अर्जुन ने साफ आदेश दे दिया, जब तक विक्रम हरी झंडी ना दे, कोई भी चीज मुंह में नहीं डालेगा। तीसरे दिन पानी की खोज करने वाली टीम ने द्वीप के बीच में एक साफ बहता झरना खोज लिया। यह झरना पत्थरों के बीच से निकलता था और पानी इतना ठंडा था कि हाथ डालते ही उंगलियां सुन्न हो जाएं। सभी ने लकड़ी के बर्तन बनाए, नारियल के खोलों में पानी भरकर लाना शुरू किया। दिन बीतने लगे। कुछ लोग समुद्र से मछली पकड़ते, कुछ नारियल के पेड़ों पर चढ़कर फल लाते, कुछ लकड़ी काटकर नई झोपड़ियां बनाते। धीरे धीरे एक छोटा सा गांव बन चुका था। 157 लोगों का एक नया संसार, लेकिन इस नई जिंदगी में खतरे भी थे। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक तेज आवाज आई, लकड़ी के ढांचे के पीछे कुछ टूटने जैसा। अर्जुन और रमेश तुरंत मशाल लेकर दौड़े। देखा तो एक जंगली सुअर खाने की तलाश में आया था और मछलियों का स्टॉक बिखेर गया। अगले ही दिन सलीम ने चारों तरफ कांटेदार झाड़ियों की बाड़ बना दी और रात में पहरे देने का सिस्टम शुरू कर दिया। पहला हफ्ता खत्म होते होते सभी ने समझ लिया था कि यह कोई छोटी मुसीबत नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है। और यहीं से शुरू हुआ उनका 10 साल का सफर, जिसमें एक एक दिन उन्होंने मिलकर जिया, एक दूसरे की मदद की और अपनी छोटी सी दुनिया को बनाए रखा। अर्जुन हमेशा कहता, हम तब हारेंगे जब हम एक दूसरे को छोड़ देंगे। और शायद यही वजह थी कि 10 साल बाद भी 157 में से 110 लोग जिंदा बचे। पहला साल बीत चुका था। 157 लोगों की ये नई दुनिया अब उनकी असली जिंदगी बन चुकी थी। शहर के लोग अब शिकारी और किसान बन चुके थे और बच्चे पेड़ों पर चढ़ना और नारियल तोड़ना सीख चुके थे। लेकिन दूसरा साल पहले से भी कठिन था। जनवरी की पहली सुबह समुद्र का पानी अजीब तरह से पीछे खिंचा हुआ था।
अर्जुन ने तुरंत सभी को किनारे से दूर रहने का आदेश दिया। सलीम, जो पहले मछुआरा था, बोला, यह अच्छा संकेत नहीं है, लहरें वापस आएंगी और तेज। कुछ घंटों में ही तूफान ने कई झोपड़ियां बहा दी। 3 दिन तक बारिश और तूफान ने सभी की हिम्मत आजमाई। सलीम ने पत्थरों और मिट्टी से एक ढका हुआ चूल्हा बनाया, जिससे 150 से ज्यादा लोगों को आग और गर्मी मिली। उनकी पहली जीत इस साल। फरवरी में खाना बड़ी समस्या बन गया। समुद्र अभी भी उथल पुथल में था। रमेश और उसकी टीम ने जंगल में जाकर एक अजीब पौधा खोजा, आलू जैसी गांठें। सावधानी से उबालकर खाने के बाद ये नया जंगली आलू उनका मुख्य भोजन बन गया। अब उनके खाने में नारियल, मछली, जंगली आलू, मौसमी फल और केकड़े शामिल थे। मार्च में एक बुखार फैल गया। विक्रम ने कहा, यह मलेरिया जैसा है, मच्छरों का काम। अर्जुन ने आदेश दिया, झोपड़ियों के पास पानी जमा नहीं रहेगा, आग जलाकर धुआं किया जाएगा और कड़वे पत्तों का पानी पिया जाएगा। 2 हफ्तों में फैलाव रुक गया, लेकिन 4 लोग हार गए। अप्रैल में सलीम की टीम जंगल में लकड़ी काटने गई और एक अजीब चट्टान देखी, गोल निशान और बीच में चाकू जैसी आकृति। हवा भारी थी, पक्षियों की आवाजें गायब। अर्जुन ने कहा, हमारा पहला काम है जीना, रहस्य बाद में देखेंगे। मई जून में मौसम शांत हुआ। उन्होंने झोपड़ियां, मछली पकड़ने के जाल, स्टोरेज और पगडंडी बनाई। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट थी सामूहिक रसोई, जिससे मेहनत बची और एकता बनी रही। जुलाई में रमेश पर एक जंगली सूअर हमला हुआ। गांव लौटकर उन्होंने चारों ओर अस्थायी बाड़ बना दी। सितंबर में मनोज ने जहरीला फल खा लिया, लेकिन विक्रम की सावधानी से उसकी जान बच गई। दूसरे साल के अंत तक उनका छोटा समाज मजबूत हुआ। संख्या 157 से घटकर 146 रह गई थी। लेकिन अर्जुन जानता था, आने वाला साल और कठिन होगा, और कहीं जंगल की गहराई में वो अजीब चट्टान वाला निशान उनका इंतजार कर रहा था। साल 10 का पहला दिन। समुद्र शांत था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। द्वीप पर बचे 115 लोग अब एक दूसरे की हर आदत, हर कमजोरी और हर ताकत को जान चुके थे। 10 साल, सोचिए, एक दशक किसी भी जगह बिताना, वो भी ऐसे जहां न मोबाइल, न किताबें, न कोई बाहरी दुनिया की खबर। लेकिन इन लोगों ने इसे अपनी नई जिंदगी बना लिया था। हर सुबह उठना, मछली पकड़ना, पानी इकट्ठा करना और शाम को आग के पास बैठकर बातें करना, यही दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन इस साल एक नया खतरा आया, समुद्री पक्षियों का हमला। पहले ये पक्षी दूर रहते थे, लेकिन अब वो तट के पास उतरने लगे और लोगों के सुखाए मछलियों के ढेर पर हमला करने लगे। अर्जुन ने सुझाव दिया कि हमें इन्हें डराने के लिए कुछ करना होगा, वरना हमारी आधी खुराक चली जाएगी। बांस और सूखे पत्तों से पुतले बनाए गए, लेकिन पक्षी समझदार थे। कुछ दिनों में पुतलों की परवाह करना बंद कर दिया। आखिरकार लोगों ने जाल बनाकर मछलियों को सुरक्षित रखने का तरीका खोज निकाला। साल 10 के बीच में एक और घटना हुई। एक दिन मछली पकड़ने निकली टीम ने समुद्र में एक पुराना आधा डूबा जहाज देखा। वे पास गए, लेकिन जहाज अंदर से खाली था। लकड़ी पर वही अजीब गोल निशान थे जो साल 8 में तट पर मिले टुकड़े पर थे। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये वही जहाज है जिसके हिस्से हमें पहले मिले थे, लेकिन ये सवाल अब भी अधूरा रहा। ये जहाज यहाँ कैसे आया और ये निशान किसके हैं? साल 11। इस साल का सबसे बड़ा दुश्मन था तपता हुआ सूरज। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि दोपहर में रेत पर चलना नामुमकिन हो गया। पानी जल्दी खत्म होने लगा और नारियल भी कम मिल रहे थे। लोगों को सुबह सुबह और रात में काम करना पड़ा, बाकी समय छाया में आराम करना ही एकमात्र विकल्प था। बीमारी का खतरा भी बढ़ा। कई लोग डिहाइड्रेशन और थकावट से बीमार पड़े। इस दौर में 3 लोगों की मौत हो गई और संख्या 115 से घटकर 112 रह गई। ये नुकसान पूरे समूह के लिए भारी था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। साल 11 के अंत में एक उम्मीद की किरण जगी। एक सुबह दूर समुद्र में एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। लोग आग जलाकर, धुआं करके, चिल्लाकर इशारा करने लगे, लेकिन शायद वो जहाज उन्हें देख नहीं पाया या देखकर अनदेखा कर गया। दिन ढलते ढलते जहाज गायब हो गया और उनके दिल में फिर वही खामोशी छा गई। कुछ ने कहा कि ये बस मृग तृष्णा थी, लेकिन जिनकी आंखों ने उसे देखा था, उनके लिए ये हकीकत थी। साल 12 की शुरुआत में एक और तूफान आया। ये तूफान बाकी सभी से अलग था। 3 रात तक हवा और बारिश ने द्वीप को हिला दिया।
छोटे घर उड़ गए, लकड़ी की बाड़ें टूट गईं और खाने का काफी हिस्सा बह गया। तूफान के बाद जब वे बाहर निकले तो पता चला कि 2 लोग उस रात लौटकर नहीं आए। संख्या अब 110 रह गई। और फिर साल 12 के आखिरी महीनों में एक सुबह समुद्र के पार एक छोटा सा धुंधला सा आकार दिखा, एक बड़ा सफेद जहाज। इस बार उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। आग, धुआं, चमकदार कपड़े, जो कुछ भी था सबका इस्तेमाल किया गया। और शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ घंटों बाद जहाज ने अपना रास्ता मोड़ा और उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस पल 12 साल की थकान, डर, उम्मीद और निराशा सब मिलकर आंखों से बह निकली। 110 लोग जिन्होंने इस द्वीप को अपना घर बना लिया था, अब एक नई असली घर की ओर लौटने वाले थे। लेकिन उनके दिल में ये जगह हमेशा रहेगी, जहां उन्होंने सीखा कि टीम वर्क, विश्वास और उम्मीद ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।